अपने विश्वविद्यालय में आज लखनऊ विश्वविद्यालय से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित प्रोफेसर अमिता वाजपेयी मैम का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आज कार्यशाला के तृतीय सत्र में हमारी मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर अमिता वाजपेयी मैम के संदर्भ में थोड़ा परिचय आपको बताऊं। आप लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षा संकाय में आचार्य हैं। आप अनेक विश्वविद्यालयों में विशेष व्याख्यान आपने किए हैं। आपके 12 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। अनेकानेक आपकी पुस्तकें हैं। आपने 14 पुरस्कार प्राप्त किए हैं और आपके सफल नेतृत्व में अनेक परियोजनाएं अपनी पूर्णता को, सफलता को प्राप्त की हैं और आप अनेकानेक संस्थाओं में मार्गदर्शक एवं उसमें सदस्य के रूप में आप कार्यरत हैं। आपने अनेकानेक कार्यशालाओं का सफल संयोजन किया है और आपने विभिन्न कार्यशालाओं में भाग लिया है। आपने 13 संगोष्ठियों में अपने महत्वपूर्ण परामर्शात्मक लेखों के माध्यम से लोगों का, समाज का मार्गदर्शन किया है। आज मैम हमारे साथ में हमारे विश्वविद्यालय में उपस्थित हैं। मैं पुनः एक बार मैम का स्वागत करता हूं और मैम से निवेदन करता हूं इस अवसर पर हमारे सभी प्रतिभागियों का हमारा मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर अमिता वाजपेयी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ असेसमेंट टूल एंड द टूल जो टूल मैंने चुना है वो है आपका अचीवमेंट टेस्ट। तो आज हम लोग जो मोस्ट वाइडली यूज्ड टेस्ट है एक टीचर के लिए, एक चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो या हायर लेवल पे हो, अचीवमेंट टेस्ट आपको हमेशा उनकी जरूरत पड़ती रहती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो स्टैंडर्डाइज्ड टूल अवेलेबल होते हैं वो हमारा पर्पस पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे जो भी हम असेसमेंट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो उन कई बार हमारे जो रेडीमेड अचीवमेंट टेस्ट हैं वो उस पर्पस को पूरा नहीं कर रहे होते हैं। तो हमें अपना स्वयं का एक अचीवमेंट टेस्ट बनाना होता है। तो सबसे पहले तो जो मैं ये बताना चाहूंगी कि अचीवमेंट टेस्ट की जरूरत हमें कब पड़ती है। अचीवमेंट टेस्ट जो है वो किसी भी इंडिविजुअल ने कितना सीखा। आप कोई भी एक प्रोग्राम, जैसे अभी मैं 1 घंटे का लेक्चर लूंगी और उसके बाद मैं ये जानना चाहूं कि आप विद्यार्थियों ने, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने कितना सीखा, तो मुझे अचीवमेंट टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। या अगर मैं एक टीचर हूं और मैंने अपने सामने एक गोल रखा हुआ है, लॉन्ग टर्म गोल, कि पूरे साल की पढ़ाई के बाद या पूरा सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद मेरे विद्यार्थी इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में इतना सीख चुके होंगे, है ना। मैं जानना चाहती हूँ, आई वांट टू असेस द अटेनमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स, टू व्हाट एक्सटेंट आई हैव बीन एबल टू अचीव दीज लॉन्ग टर्म गोल्स। किस सीमा तक मैंने वो जो लॉन्ग टर्म गोल है वो अचीव किए हैं, तो मुझे अचीवमेंट टेस्ट की जरूरत होगी। यदि मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं अभी शुरू करने जा रही हूँ पढ़ाई, हम बच्चों को एडमिशन देते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि कोई बच्चा क्लास 4th में एडमिशन के लायक है या उसको क्लास 7th में एडमिशन देना है, हम अचीवमेंट टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या मुझे अगर बच्चों को एबिलिटी ग्रुपिंग करनी है ना, एबिलिटी ग्रुपिंग आप करते हैं, कई बार कॉलेजेस जो है या स्कूल जो है सेक्शन बनाते हैं कि जो एवरेज बच्चों के लिए एक सेक्शन बना देते हैं, इंटेलिजेंट बच्चों का अलग सेक्शन बना देते हैं। अगर मुझे इस तरह की कोई ग्रुपिंग करनी है, इस तरह के कोई ग्रुप में बच्चों को प्लेस करना है, तो मुझे अचीवमेंट टेस्ट की जरूरत होगी। अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैं जो पढ़ा रही हूँ या जो मेरा इंस्ट्रक्शन का तरीका है उसकी क्वालिटी, आई वांट टू गेज द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, मैं कितनी इफेक्टिव हूँ पढ़ाने में, अगर मैं वो देखना चाहती हूँ तो मेरी इफेक्टिवनेस मेरे बच्चों की परफॉर्मेंस में ही दिखाई पड़ेगी। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतने ही मेरे इंस्ट्रक्शंस इफेक्टिव माने जाएंगे। तो वहां पर भी मुझे अचीवमेंट टेस्ट की जरूरत पड़ेगी।
तो अचीवमेंट टेस्ट जो भी या कोई भी टूल आप बनाते हैं, चूंकि टाइम कम है और हमें इस पर एक सेशन में सारी चीजें कंप्लीट करनी है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। जो स्टेजेस है किसी भी टूल कंस्ट्रक्शन की, ये 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आप टेस्ट को प्लान करते हैं। यहाँ पर हम अचीवमेंट टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें अचीवमेंट टेस्ट की प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग का मतलब होता है, आप ये टेस्ट कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है। आप अपना हाउस कंस्ट्रक्ट कराते हैं, तो आप पहले उसके लिए प्लान करते हैं, है ना, कहाँ जमीन होगी, कहाँ लोकेशन होगी, क्या उसका नक्शा होगा, वो सारी चीजें आप पास करते हैं। उसके तैयारी के बाद आप बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही टेस्ट कंस्ट्रक्शन से पहले हमें पहले उस टेस्ट की प्लानिंग करनी पड़ती है। जब एक बार प्लान हो जाता है, हमारा स्ट्रक्चर, खाका, नक्शा, मैप, रोड मैप तैयार हो जाता है, तब हम एक्चुअली उस टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं, उसको बनाना शुरू करते हैं। वो हमारा होता है स्टेज 2। उसके बाद आता है स्टेज 3। स्टेज 3 के बाद में हम जो हमने टेस्ट बनाया है, हम उसको रिव्यू करते हैं, ट्राई आउट करते हैं, उसकी आइटम एनालिसिस करते हैं, या ये कहें कि हम उसमें ये देखते हैं कि अभी कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, क्योंकि हमने जब टेस्ट बनाना शुरू किया था तो हमने कुछ प्लान किया था, उस हिसाब से हम उसको रिव्यू करते हैं और फिर उसकी आइटम एनालिसिस करते हैं। और लास्ट स्टेज आती है जब हम टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करते हैं। कोशिश माने स्टैंडर्डाइजेशन अपने आप में एक बहुत लंबा टीडियस प्रोसेस है, पर हम कोशिश करते हैं कि हमारे टेस्ट में किसी तरह की सब्जेक्टिविटी न रह जाए। तो इस सीमा तक हम उसे स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करते हैं कि मैंने बनाया है, लेकिन अगर कोई दूसरा भी उस टेस्ट को यूज करना चाहे तो उससे वही परिणाम प्राप्त हो, वही उद्देश्य पूरा हो जिस उद्देश्य को लेकर वो टेस्ट बनाया गया था। ठीक है, तो ये मोटे तौर पर 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आते हैं हम स्टेज 1, प्लानिंग द टेस्ट। टेस्ट को प्लान करना। प्लानिंग द टेस्ट का में हमने दिखाने की कोशिश करी है कि इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है एक तरह से। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्पस। ये 3 चीजें हैं, आप देखिए, पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप, फिर टाइप्स एंड फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस, मोड ऑफ स्कोरिंग, एंड द लास्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट तैयार करना। अब इन तीनों चीजों को हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्पस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्पस से मतलब होता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेस्ट। आप क्यों ये टेस्ट बनाने जा रहे हैं? Whether you want to place your student in certain group, in certain class, in certain category, or you want to promote your students to higher grades. प्लेसमेंट का मतलब होता है जैसे हमें बच्चे को क्लास 6, 7, 8 में प्लेस करना है, या हमें बच्चों को 3 सेक्शन में प्लेस करना है, या हम एबिलिटी ग्रुपिंग कर रहे हैं, या ये प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए एंट्री का भी हो सकता है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड यू वांट अ प्लेसमेंट इन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो उस पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में प्लेस करने के लिए हम ये देखना चाहेंगे कि वेदर you deserve placement in that particular course or not, है ना। For that purpose we can use achievement test. फिर प्रमोशन, क्लास 1 से क्लास 2 में, सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 2 में, BSc 1 से BSc 2 में प्रमोट करना है, वो हमारा पर्पस हो सकता है। किसको प्रमोट करना है, किसको प्रमोट नहीं करना है। कई बार प्रमोशन के साथ हम डिग्री भी देने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, या थर्ड डिवीजन है। कई बार हम सिलेक्शन करते हैं बच्चों का इसलिए कि उसमें से किसको अवार्ड दिया जाए। अगर एक अवार्ड है तो हमें पूरे पॉपुलेशन में से, पूरे सैंपल में से किसी एक को, टॉपर को सिलेक्ट करना होता है। कई बार हमारे पास स्कॉलरशिप्स होती हैं, 10 स्कॉलरशिप्स हैं, तो आपको टॉप
10 बच्चों को सिलेक्ट करना होता है, टॉप 10 को आइडेंटिफाई करना होता है जिनको आप स्कॉलरशिप दे सकते हैं। ठीक है, कई बार आपको केवल 2 में बांटना होता है कि ये पास है या ये फेल है। केवल डिस्क्रिमिनेशन आपका 2 में करना होता है कि ये पास है और ये फेल है। कई बार आपको बच्चों को क्वालिफाई करना होता है, जैसे टीईटी होता है ना, टीईटी होता है जिसमें आपको केवल क्वालिफाई करना होता है कि कौन से बच्चे क्वालिफाई करेंगे और कौन से डिसक्वालिफाइड हो जाएंगे। तो वहां पर हम पूरे ग्रुप को 2 हिस्सों में बांटते हैं केवल। लेकिन जब हमें अवार्ड और स्कॉलरशिप देनी होती है तो हम पूरे ग्रुप को उसकी रैंकिंग देते हैं, रैंक देते हैं। तब हम देखते हैं कि टॉप 10 रैंकर्स कौन है और फिर उनको स्कॉलरशिप देते हैं। तो आप देखिए, एक ही टेस्ट को आप अलग अलग पर्पस से यूज कर सकते हैं। तो जब आप टेस्ट बनाने जा रहे हैं तो आपको पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किस पर्पस से आपको वो टेस्ट बनाना है, वेदर द पर्पस इज ऑफ प्लेसमेंट और प्रमोशन or what, है ना, whether you want to study the knowledge or understanding or analytical power, or you just want to check the overall performance of your students, है ना। आप देखना चाह रहे हैं कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है या एनालिटिकल पावर कितनी है, या केवल नॉलेज टेस्ट करना चाह रहे हैं। ये सारी चीजें आपको पहले से डिसाइड करके रखनी होती हैं, यही प्लानिंग है। क्योंकि अगर आपका प्लानिंग में आपके ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस क्लियर नहीं है, देखिए टेस्ट कंस्ट्रक्शन का अगर आप कोई भी किताब उठाएंगे आपको टेस्ट कंस्ट्रक्शन का पूरा प्रोसेस उसमें मिल जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है आपकी प्लानिंग। ये बिल्कुल वैसे ही इंपॉर्टेंट होता है जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, सपोज यू वांट टू कंस्ट्रक्ट योर हाउस, तो उसमें आपका क्या पर्पस है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप सिंगल स्टोरी चाहते हैं कि डबल स्टोरी चाहते हैं, आप सीढ़ियां अंदर से देंगे या सीढ़ियां बाहर से देंगे, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ना। अगर आपको लगता है आपके घर गेस्ट बहुत ज्यादा आते हैं तो आप ड्राइंग रूम बड़ा रखेंगे, बेडरूम छोटे रख सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं लोग आकर टिकने वाले हैं तो आप नंबर ऑफ बेडरूम बढ़ा देंगे। आप अगर पूजा पाठ करते हैं तो आपके घर में एक पूजा का कमरा जरूर होगा। ये सारी चीजें आप अपनी रिक्वायरमेंट, तो यहां पर भी हमें देखना होता है टेस्ट कंस्ट्रक्शन से पहले कि क्या हमें सिंपल नॉलेज टेस्ट करनी है या सिंपल अंडरस्टैंडिंग, कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है वो चेक करना है, या एनालिटिकल पावर डेवलप हुई है या नहीं हुई है, टू व्हाट एक्सटेंट योर स्टूडेंट्स आर एबल टू अप्लाई द नॉलेज इन डिफरेंट सिचुएशन, ये आप देखना चाहते हैं। क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत क्लियर कट आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट है वो है आपका स्कोप। स्कोप में हमें देखना होता है कि ये टेस्ट हम कहाँ यूज करने वाले हैं, कौन सी पॉपुलेशन पे यूज करने वाले हैं, कौन से हमारा जो पॉपुलेशन साइज है वो कितना है, क्या हम एंटायर पूरे वर्ल्ड के लिए बनाने वाले हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होगी इस टेस्ट की, या हम केवल अपनी क्लास के जो क्लास 7th के बच्चे हैं उनके ऊपर बनाने वाले हैं, या हम एक बोर्ड के लिए बनाने वाले हैं जो पूरी स्टेट में सारे बच्चों को टेस्ट करने वाला है। स्कोप क्या है उसका, क्या उसमें उस स्कोप में आपको देखना पड़ेगा क्या हिंदी मीडियम के बच्चे भी आ रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम के भी आ रहे हैं। तो आपकी भाषा डिपेंड करेगी, जो टेस्ट आइटम आप फ्रेम करेंगे उसकी लैंग्वेज क्या होगी वो डिपेंड करेगी कि उस टेस्ट का स्कोप क्या है ना। कई बार आप देखिए, आप अगर डेटा कलेक्शन के लिए जाते हैं और आपने अपना टूल इंग्लिश में बनाया है और आप स्कूल में डेटा कलेक्शन करने जा रहे हैं या तो टीचर्स पे या बच्चों पे, और आप ऐसे आपके सैंपल में बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं जो इंग्लिश नहीं जानते, तो वहां पर आपको दिक्कत होती है। फिर आप क्या करते हैं, आप केवल इंग्लिश वाले बच्चों को ही सिलेक्ट कर पाते हैं, हिंदी वाले बच्चों को आपको छोड़ना पड़ता है क्योंकि आपका टूल इंग्लिश में बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, टूल बनाने से पहले आपने स्कोप क्या था वो आपने ठीक से नहीं देखा था। ठीक है ना। तो वो जो टेस्ट आप बनाकर जिस पॉपुलेशन पे यूज करने वाले हैं उस पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कहाँ कहाँ वो टेस्ट यूज हो सकता है, वो केवल आपके अपने स्कूल के लिए है, आपके अपने शहर के लिए है, पूरे यूपी के लिए है, पूरे सारे स्टेट के लिए है,
या नेशन वाइड यूज होने वाला है, अलग तरह के कल्चरल बैकग्राउंड पर यूज होने वाला है, अलग तरह के रिलीजियस बैकग्राउंड के लोगों पर यूज होने वाला है, ये सब आपके स्कोप में आता है और ये सब आपको प्रिपरेशन के स्टेज पर, प्लानिंग के स्टेज पर आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो आइटम फ्रेमिंग है, जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है, उसमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा प्लानिंग के स्टेज पर। नेक्स्ट आता है आपका, जब आपने ये चीजें करी तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स जो आपने रखे थे, मान लीजिए आप एक टीचर मेड टेस्ट बनाने जा रहे हैं, आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं और आप देखना चाहते हैं कि आपके क्लास 7th 8th के बच्चों ने कितना सीखा, या आप हायर एजुकेशन के हैं, आप कोई एक फिलॉसफी का पेपर पढ़ाते हैं और आप देखना चाहते हैं कि आपके एमएड के स्टूडेंट्स ने किस सीमा तक उन जिन उद्देश्यों को लेकर आप पढ़ा रहे थे वो किस सीमा तक आप अचीव कर पाए हैं। तो आपको सबसे पहले, आप देखिए कोई भी आप कोर्स पढ़ाते हैं तो उस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं, पर वो केवल लिखे होते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा प्रैक्टिकली कि उनमें से किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आपने अपनी क्लासरूम टीचिंग करी है। अगर आपने एक ऐसे ऑब्जेक्टिव्स ले लिए जिनको लेकर आप नहीं चले थे, जिनको लेकर आपने अपनी टीचिंग, अपने इंस्ट्रक्शंस प्लान नहीं किए थे, तो वो ऑब्जेक्टिव्स को जब आप अचीव करने, बच्चों ने कितना अचीव किया है ये मेजर करने चलेंगे, तो आपका टेस्ट जो है वो आपको गलत इंफॉर्मेशन देगा, बहुत बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत पुअर होगी, क्योंकि आप उस ऑब्जेक्टिव को मेजर करने जा रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव आपने अपनी क्लासरूम टीचिंग में फॉलो ही नहीं किया। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे रहते हैं कोर्स ऑब्जेक्टिव, उसमें से किन ऑब्जेक्टिव्स को अपने, जो आपकी स्ट्रैटेजीज रही है क्लासरूम में, उनमें से किन ऑब्जेक्टिव्स को आपने रखा है, उन ऑब्जेक्टिव्स की आप लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि आप जो टेस्ट बनाने जा रहे हैं वो इन्हीं टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को किस सीमा तक अचीव किया है उसको नापने के लिए बनाने जा रहे हैं। ठीक है, फिर क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू डोमेन एंड लेवल। आप जानते हैं हम क्लासरूम टीचिंग करते हैं तो हम अपनी टीचिंग से एक साथ पर्सनालिटी के 3 एस्पेक्ट्स को, 3 डोमेन्स को अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो ये आपने पढ़ा होगा ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में। तो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके कॉग्निटिव डोमेन डोमिनेंट उसमें ज्यादा होता है, जैसे आप साइंस पढ़ाते हैं या मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। कुछ डोमेन ऐसे, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर आपके अफेक्टिव डोमेन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप लिटरेचर पढ़ाते हैं, आप सोशल स्टडीज, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर आपके जो अफेक्टिव डोमेन ज्यादा अफेक्टेड होता है साइकोमोटर। आप आर्ट्स पढ़ा रहे हैं, आप जियोमेट्री पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके साइकोमोटर। तो कौन सा सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं जिस पर आपको अचीवमेंट टेस्ट बनाना है, और वो सब्जेक्ट में जो टॉपिक आपने पढ़ाए हैं वो कौन से डोमेन पर बेस्ड हैं, कौन से डोमेन पर ज्यादा डोमिनेंट डोमेन है, और उसका लेवल क्या है। आपने देखा होगा हर डोमेन का लेवल है ना। कॉग्निटिव डोमेन की बात करें जैसे, तो आपको पता है उसमें सबसे पहले नॉलेज है, फिर अंडरस्टैंडिंग है, फिर एप्लीकेशन है, फिर एनालिसिस, सिंथेसिस एंड देन कम्स द इवैल्यूएशन। तो क्लास 7th के बच्चे को आप इवैल्यूएशन के लेवल तक नहीं पहुंचा पाते, वहां पर आप केवल नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग तक ही पहुंचा पाते हैं। या एक टॉपिक अभी आपने शुरू किया है तो आप केवल नॉलेज दे रहे हैं, जब आप उसको और फर्दर आप उसको अंदर डीपली जाकर समझाते हैं तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। फिर आप उसको कुछ असाइनमेंट्स दे रहे हैं तो आप उसको एप्लीकेशन की स्टेज तक ले जा रहे हैं। तो जब आप टेस्ट बनाने जा रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने उस कंटेंट को जो पढ़ाया है, आपने किस लेवल तक उस पर फोकस किया है, उसी लेवल तक का मेजरमेंट आप कर सकते हैं। अगर आपने क्लास में जिस तरीके से पढ़ाया वो केवल एप्लीकेशन तक बच्चे को पहुंचा रहा है, तो आप एनालिटिकल थिंकिंग उसके मेजर करने चलेंगे अपने अचीवमेंट के माध्यम से, अचीवमेंट टेस्ट के माध्यम से, तो आप उसको माप नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये डिसाइड करना होता है कि जो टॉपिक मैंने पढ़ाया वो टॉपिक बच्चे के किस डोमेन को अफेक्ट कर रहा था
और किस लेवल तक उसे पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, उसी डोमेन और उसी लेवल पर हम आइटम फ्रेमिंग करेंगे। ठीक है। फिर आता है डिटरमिन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच ऑब्जेक्टिव। आप एक अचीवमेंट टेस्ट बनाने जा रहे हैं, हो सकता है आप सारे डोमेन को, सारे ऑब्जेक्टिव्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दें कि भाई मुझे 10 क्वेश्चन बनाने हैं, तो उसमें तो नेक्स्ट कम्स कि आपने जो भी आपने ऑब्जेक्टिव रखा या जो आपने डोमेन और उसका लेवल डिसाइड किया, अब आपको देखना है कि उसमें पूरे टेस्ट में आपको किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। कभी हो सकता है कोई हमारा पर्पस ऐसा होता है जहां पर हम नॉलेज को ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि जिसकी ज्यादा नॉलेज होगी उसको मुझे सिलेक्ट कर लेना है। कहीं पर जब हम प्लेसमेंट के लिए सिलेक्ट कर रहे होते हैं या जॉब के लिए सिलेक्ट कर रहे होते हैं बच्चों को, तो हमें अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है कि नहीं, नॉलेज तो लोग रट के ले लेते हैं, हमें ये देखना है, हमें काम करवाना, हमें देखना है कि अंडरस्टैंडिंग किसकी ज्यादा है। तो आप अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है ना। तो ये हम जो टेस्ट बनाने जा रहे हैं, अपने पर्पस को ध्यान में रखते हुए हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ हम कॉग्निटिव को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या अफेक्टिव डोमेन को या साइकोमोटर को दे रहे हैं। पहली चीज, उसमें भी अगर कॉग्निटिव को दे रहे हैं तो क्या नॉलेज पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी या अंडरस्टैंडिंग को दी जाएगी या एनालिटिकल पावर को दी जाएगी, ये आपको इंपॉर्टेंस पहले से डिसाइड कर लेनी है, ये आपकी प्लानिंग होगी। ठीक है। और उसके लिए जरूरी है कि डिवाइस एंड सेटअप लर्निंग एक्सपीरियंस, मैंने पहले ही बताया था कि आपको ये देख लेना होगा कि जो आप इवैल्यूएट करने जा रहे हैं, आपने ऑलरेडी उस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चों को दिए हैं या नहीं दिए हैं, या जो बच्चे आपके सामने आए हैं उनके पास उस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस थे या नहीं थे। सपोज मैं एडमिशन के लिए किसी बच्चे को टेस्ट करना चाहती हूँ, वो क्लास 10th पास करके आया है और मुझे 11th में देना है, और मैं देखना चाहती हूँ कि क्लास 10th में उसका अचीवमेंट कैसा रहा। ठीक है। मैं ऐसे टॉपिक पर क्वेश्चन बना लेती हूँ। मान लीजिए वो बच्चा किसी दूसरी स्टेट का है और जिस बोर्ड का एग्जाम देकर आया है, उस बोर्ड में मैग्नेट का टॉपिक नहीं है, उस बोर्ड के सिलेबस में मैग्नेट का टॉपिक नहीं है, पर जो मैंने क्वेश्चनर बनाया, मैंने जो अचीवमेंट टेस्ट बनाया, उसमें मैग्नेट पे मैंने प्रश्न दे रखे हैं, तो वो बच्चा जाहिर सी बात है उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और उस आधार पे मैं हो सकता है एक योग्य बच्चे को सेलेक्ट ना कर पाऊं, क्योंकि मैंने ऐसे आइटम बना दिए हैं जिसका लर्निंग एक्सपीरियंस उसके पास पहले से नहीं था। तो ये बहुत जरूरी है पता होना अचीवमेंट टेस्ट बनाने से पहले कि बच्चे जो आपके पास आ रहे हैं, जिनको आपको मेजर करना है, जिनको आपको आइडेंटिफाई करना है, डिस्क्रिमिनेट करना है, स्क्रीन आउट करना है, उनके पास उस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन प्रोसीजर। You have to select appropriate evaluation procedure according to the demand of domain which you have selected. मान लीजिए आपने कॉग्निटिव डोमेन सेलेक्ट किया कि मुझे कॉग्निटिव डोमेन पर बेस्ड प्रश्न बनाने हैं, अचीवमेंट टेस्ट बनाना है, तो कॉग्निटिव पर अगर जो आप प्रश्न बनाएंगे, इवैल्यूएशन का प्रोसीजर क्या होगा, आप बहुत तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप अफेक्टिव डोमेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है केवल 2-3 प्रश्न आधारित पूछकर आप उसके अफेक्टिव डोमेन, उसकी वैल्यूज के बारे में, उसकी फीलिंग्स के बारे में आप ना जान पाए। हालांकि अचीवमेंट टेस्ट जो अचीवमेंट टेस्ट है वो उनमें कॉग्निटिव डोमेन ही डोमिनेंट होता है। अगर हम वास्तव में किसी बच्चे का साइकोमोटर डोमेन या अफेक्टिव डोमेन मेजर करना चाहते हैं तो हमें फिर दूसरे असेसमेंट टूल की मदद लेनी चाहिए। अगर हम अचीवमेंट टेस्ट बना रहे हैं तो वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट पर ही, कॉग्निटिव डोमेन पर ही ज्यादा डिपेंडेंट होता है। नेचर ऑफ टेस्ट मस्ट रिफ्लेक्ट इट्स पर्पस। जब जो आपका टोटल टेस्ट बनके तैयार होगा जिस भी तरह का, वो अपने पर्पस को रिफ्लेक्ट करता हुआ होना चाहिए, और वो कंडीशंस भी जिस कंडीशन में उसको एडमिनिस्टर करना है। इसका मतलब ये हुआ जो मैंने स्कोप की बात की थी
स्कोप में आपकी कंडीशंस आ जाती हैं, आपको रूरल एरिया में करना है कि अर्बन एरिया में करना है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाना है, हिंदी मीडियम स्कूल्स में जाना है, किसी रिलीजियस माइनॉरिटी पे जाना है, ये सारी किन कंडीशंस में यू आर गोइंग टू एडमिनिस्टर दैट पर्टिकुलर टेस्ट, इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर टेस्ट। आपके टेस्ट से क्लियर होना चाहिए कि आप उसको किन कंडीशंस में एडमिनिस्टर करेंगे, है ना। जितना वाइडर स्कोप होगा उतना ही उस टेस्ट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, जितना ही आपका स्कोप लिमिटेड होगा उतना ही वो टेस्ट आपके लिए बहुत लिमिटेड यूज उसके लिए बचेगा, है ना। बहुत थोड़े से लोगों पर ही एक बार ही आप उसको यूज कर पाएंगे, लेकिन अगर आप टेस्ट बनाने में मेहनत कर रहे हैं, इतनी एक नया टेस्ट बना रहे हैं, तो आपको वाइडर स्कोप रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उस टेस्ट की एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन में, वेरीड पॉपुलेशन में हो सके। नेक्स्ट आता है आपका जो हमने देखा था प्लानिंग में दूसरा कि टाइप्स एंड फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस। टाइप्स एंड फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, किस तरह के प्रश्न आप बनाएं। प्रश्नों के बारे में आप सब जानते होंगे, कितने तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्वेश्चनर बनाना जानते हैं। ये है आपका कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, जिसे हम कई बार फ्री रिस्पॉन्स भी कहते हैं, जिसमें बच्चे को खुद अपना रिस्पॉन्स कंस्ट्रक्ट करना होता है, बनाना होता है। तो जाहिर सी बात है ये आपके इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चंस आएंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो सकते हैं, या सप्लाई टाइप के जिसमें बच्चे को अपना एक रिस्पॉन्स देना हो। यहाँ पर बच्चे को रिस्पॉन्स खुद कंस्ट्रक्ट करना होता है, ठीक है। दूसरा है आपका फिक्स रिस्पॉन्स। वो फ्री रिस्पॉन्स था, ये फिक्स रिस्पॉन्स है जहां पर बच्चे को आंसर कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, आंसर फिक्स है, एक सेट रिस्पॉन्स बना हुआ है। जैसे पहला वाला जो था हमने, मान लीजिए मैं इसमें कहती हूँ कि एज पर योर ओपिनियन हु इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर टिल डेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टिल डेट। आप क्या सोचते हैं कि अब तक भारत में सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहा है ना। तो यहाँ पर आपको हर व्यक्ति अपना रिस्पॉन्स खुद कंस्ट्रक्ट करेगा, यहाँ कोई फिक्स रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक। लेकिन जैसे ही आप इसमें आते हैं फिक्स रिस्पॉन्स पे, यहाँ पर रिस्पॉन्स फिक्स हो जाता है, हु इज द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अब वो रिस्पॉन्स फिक्स है, ठीक है। उसको हम, उस फिक्स रिस्पॉन्स को हम इतने तरीकों से ले सकते हैं। रिकॉल टाइप, रिकॉल टाइप में क्या होता है, जहां पर बच्चे को रिस्पॉन्स सप्लाई करना है, हु इज द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो बच्चा जो है वो जवाब सप्लाई करेगा, देगा। दूसरा जो रिकॉग्निशन टाइप होता है, उसमें हम कई ऑप्शन देते हैं और बच्चे को उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना होता है, कोई एक रिकॉग्नाइज करना होता है। आप देखिए रिकॉल और रिकॉग्निशन ये दोनों मेमोरी के स्टेप वो है, लेवल्स है ना। लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। और आप जानते हैं रिकॉग्निशन इज इजी, रिकॉग्नाइज करना आसान होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस साल साइंस में या केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किसको मिला, तो आप याद करेंगे हाँ कोई था, तो वो कोई कुछ सी से कुछ ऐसा आप याद नहीं कर पाएंगे, हो सकता है। लेकिन अगर आपके सामने 4 नाम लिख दिए जाएं, तो आप तुरंत उसमें से पहचान लेंगे कि नहीं ये नाम था, क्योंकि आपको कहीं फेडेड से इमेज, फेडेड से मेमोरी होती है, तो ये परफेक्ट मेमोरी नहीं होती, जबकि रिकॉल परफेक्ट मेमोरी होती है। तो अभी यहाँ पर फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो क्वेश्चंस आप बनाए इसमें से तो कौन से प्रश्न चुने। क्या आप केवल एक परफेक्ट मेमोरी चेक कर लेना चाहते हैं कि परफेक्ट नॉलेज कितनी है, या आप देखना चाहते हैं कि वो रिकॉग्नाइज कर पाता है या नहीं कर पाता है। उस हिसाब से आपके सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस होगा, आपकी आइटम फ्रेमिंग होगी। तो रिकॉग्निशन टाइप में बहुत तरह के हैं, जैसे आप देख रहे हैं डबल चॉइस है, ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है स्टेटमेंट, आपको ट्रू फॉल्स बताना है, यस नो बताना है, मल्टीपल चॉइस है, मैचिंग टाइप होते हैं, इसमें एनालॉजी भी होती है। ये इस तरह के प्रश्न होते हैं, आप सब जानते हैं प्रश्नों के बारे में। लेकिन किस पर्पस के हिसाब से कौन सा प्रश्न मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
वो सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको सबसे पहले मैं आइटम फ्रेमिंग को टूल कंस्ट्रक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मानती हूँ। बाकी जो हम आइटम एनालिसिस करते हैं, वो आइटम एनालिसिस केवल और केवल हमारा कॉन्फिडेंस होता है उस टेस्ट में, उसको प्रूव करता है, उसको एविडेंस दे देता है बस। लेकिन अगर आपने इनिशियल स्टेज पर, प्लानिंग के स्टेज पर मेहनत नहीं करी, इन सारी चीजों को ध्यान में नहीं रखा, तो आपका जो भी आइटम एनालिसिस है वो आपको कभी भी सही रिजल्ट नहीं देगा। और तब वापस दोबारा नए सिरे से पूरा टेस्ट बनाना मुश्किल होगा। तो एक्चुअली में अभी जो बात के स्टेप है, आपको वो स्टेप पहले से ही सामने रखने होते हैं अपने सामने। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस से हम केवल उसको प्रूव कर देते हैं अपनी बात को, पर हमें पहले से पता होना चाहिए कि ये जो प्रश्न हम बना रहे हैं, वहां पर कौन से प्रश्न, विच टाइप ऑफ question is most appropriate to measure this particular type of ability or this particular type of domain। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। सोर्स मटेरियल क्या होगा जब आप अचीवमेंट टेस्ट बना रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट पर बेस्ड होगा। तो उसके लिए आपका जो सोर्स मटेरियल होगा वो ये सारी चीजें हैं। आप टेक्स्ट बुक्स देख सकते हैं, नोटबुक्स देख सकते हैं। हर टेक्स्ट बुक के एंड में ये लिखा हुआ जरूर है, बट मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप जो चैप्टर्स के एंड में क्वेश्चंस दिए होते हैं, आप सीधे सीधे उन क्वेश्चंस को उठा लें। लेकिन कई बार वाकई क्वेश्चंस अच्छे बने होते हैं, उनसे आपको एक आइडिया मिल सकता है कि किस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। क्लास डिस्कशंस हो सकते हैं, क्लास नोट्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपको जुटानी पड़ेंगी आइटम फ्रेमिंग के लिए, क्वेश्चंस बनाने के लिए। ठीक है, आप केवल अपनी मेमोरी के आधार पर कि मुझे बनाना है और मैं अपने सामने कोई कंटेंट मटेरियल ना रखूं और केवल प्रश्न बनाना शुरू कर दूं, वो एक अच्छा तरीका नहीं कहा जाता। ठीक है, फिर आता है अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स। अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स जो कैसे आपको अरेंज करने हैं, जो आइटम आपको अरेंज करने हैं, आप पहले से उसका तरीका आपको पता होता है कि जो आइटम आप, और ये भी डिपेंड करता है कि आपका पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या आप इक्वल डिफिकल्टी प्लान रखना चाहते हैं, यानी सारे आइटम्स इक्वल डिफिकल्टी के होंगे, चाहे वो सारे इजी हो, चाहे वो सारे डिफिकल्ट हो, चाहे वो सारे एवरेज हो, लेकिन वो होंगे इक्वल डिफिकल्टी के। अगर आपका पर्पस ये है कि आप किसी, जैसे मान लीजिए आपको 10 टॉपर्स सेलेक्ट करने हैं, तो आपको उस अचीवमेंट टेस्ट में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस रखने होंगे। आप उसमें इजी क्वेश्चन या एवरेज डिफिकल्टी के क्वेश्चंस नहीं रखेंगे। आईएएस का एग्जाम होता है तो आप देखें उसमें कोई इजी क्वेश्चंस नहीं आते कि थोड़े से इजी क्वेश्चंस भी आ जाए, लेकिन जब हम लोग अपने एग्जामिनेशन के लिए पेपर बनाते हैं, वो भी अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। और अभी तो कोरोना काल में तो मुझे पता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने जो फाइनल टर्मिनल एग्जामिनेशन है उसमें एमसीक्यू इस्तेमाल कर रही हैं। तो वहां पर जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे प्रश्न भी बना दो जो थोड़ा कमजोर बच्चा है वो भी सॉल्व करे और पास होकर निकल जाए, है ना। तो आपकी प्रश्नावली में क्या आप इजी, एवरेज डिफिकल्टी के और ज्यादा डिफिकल्टी के तीनों तरह के प्रश्न रखने वाले हैं, या सारे प्रश्न एक सी इक्वल डिफिकल्टी के होंगे, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और डिसाइड करने के लिए फिर आपके सामने आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, है ना। टर्मिनल में जैसे अभी हम सोच रहे हैं कि बच्चे पास होके निकल जाए, तो हम इजी प्रश्न भी रखेंगे, और हो सकता है हम सारे इजी रखते, लेकिन हमको अगर डिवीजन भी देनी होगी, पास तो हो जाए बच्चे लेकिन साथ में हम डिवीजन भी देना चाहते हैं, तो हम उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी डालेंगे, ताकि जो इजी है उनको अटेम्प्ट करके बच्चे पास तो हो जाएं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन वाला बच्चा वही है जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो वहां पर हम तीनों तरह के प्रश्न डालेंगे। तो ऑब्जेक्टिव आपको सामने रखना पड़ेगा, उस हिसाब से आप इसमें अरेंज करेंगे आइटम्स को।
फिर आता है आपका इंक्रीजिंग डिफिकल्टी प्लान, कि पहले इजी क्वेश्चंस और उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको रखने हैं, ठीक। उसके बाद स्पाइरल प्लान आता है। स्पाइरल में क्या होता है, पहले आपने इजी, फिर थोड़े से डिफिकल्ट, मॉडरेट डिफिकल्टी के, फिर हायर डिफिकल्टी के, उसके बाद फिर थोड़े से इजी, फिर थोड़े से मॉडरेट, फिर थोड़े से हायर, ताकि बच्चा करते करते जैसे एक स्टेज के बाद वो बहुत मेंटल फटीग होता है तो थोड़े से इजी क्वेश्चंस आ जाए, फिर डिफिकल्टी के। इस तरह हम स्पाइरल अरेंजमेंट रखते हैं। फिर लॉजिकल कॉम्बिनेशंस, फिजिक्स और मैथ्स को एक साथ रख सकते हैं। फिजिक्स के प्रश्न के बाद एकदम सीधे लैंग्वेज का प्रश्न रख देना, या फिजिक्स में भी अगर चैप्टर्स हैं तो एक के बाद दूसरा चैप्टर जो है वो एक लॉजिकल सीक्वेंसिंग उसमें होनी चाहिए। इन सब चीजों का ध्यान रख सकते हैं। हेडिंग एंड सब हेडिंग भी वही है। एक मेन हेडिंग, मान लीजिए आपका एक कंबाइंड टेस्ट आप बना रहे हैं एकेडमिक अचीवमेंट का, तो उसमें आपने लैंग्वेज, सोशल साइंसेस, साइंस, बायोलॉजी सारे लिए हैं, तो आप पहले लैंग्वेजेस का एक ले ले सेक्शन, और लैंग्वेज और उसके आइटम्स रख लें। उसके अंदर लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वो सब आ जाएंगे। फिर आपने साइंस लिया, फिजिकल साइंसेस, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री आ गया, बायोलॉजिकल साइंसेस, बॉटनी आ गया, जूलॉजी आ गया। इस तरह हेडिंग एंड सब हेडिंग करके आप एक आइटम्स को अरेंज कर सकते हैं। तो ये सिंपल अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स है। ये एक ब्लूप्रिंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ब्लूप्रिंट शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने मेंटल प्लानिंग कर ली है तो उतना काफी है, पर आप देखिए मेंटल प्लानिंग से नहीं चलता। कई बार हम बहुत छोटी छोटी चीजें मिस कर जाते हैं। ये ब्लूप्रिंट जो है ये एक मैथमेटिक्स का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। आप देखिए इसमें मैथमेटिक्स में मैंने कॉग्निटिव डोमेन सेलेक्ट किया है, डोमेन, और उसके जो लेवल है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, ये 3 लेवल सेलेक्ट किए हुए हैं। जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में देखिए चैप्टर्स लिखे हुए हैं, है ना। नंबर सिस्टम, प्लस एंड माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, शॉर्ट में लिखा है इसलिए मैं बता देती हूँ तो आप लोग कंफ्यूज होंगे क्या लिखा है। प्लस एंड माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, मेजर्स, टाइम एंड जियोमेट्री, है ना। और टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एमसी माने मल्टीपल चॉइस, वेरी शॉर्ट आंसर एंड शॉर्ट आंसर। नॉलेज में, अंडरस्टैंडिंग में फिर मल्टीपल चॉइस। अब आप देखिए हर टॉपिक के आगे मैंने दिया हुआ है, जैसे आप डिवीजन देखें, डिवीजन में मैंने लिखा है कि नॉलेज मुझे टेस्ट करनी है तो एक आइटम, 2 आइटम, ब्रैकेट के अंदर आइटम दिए हुए हैं और बाहर उसका स्कोर दिया हुआ है। एक आइटम बनाया है 2 स्कोर का। इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग में एक आइटम बनाया है, वो भी मल्टीपल चॉइस नेचर का, 1 नंबर का। डिवीजन में आपने नॉलेज में देखिए, नॉलेज में जो क्वेश्चन बना है वो स्मॉल, वेरी स्मॉल आंसर का बना है, मल्टीपल चॉइस नहीं बनाया, ठीक है। इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग वाले में स्मॉल आंसर का एक क्वेश्चन बनाया है, और एप्लीकेशन में स्मॉल आंसर के 2 क्वेश्चन बनाए हैं। 2-2 नंबर के हैं तो 4 नंबर का हुआ। तो टोटल मैंने उस चैप्टर में, डिवीजन के चैप्टर में मैंने, आप टोटल देखें 8 नंबर के 5 प्रश्न बनाए हैं, टोटल नंबर 8 है। और सबसे नीचे देखें 50, राइट, लोअर राइट एंड साइड में 50 नंबर के ये पूरे प्रश्न हैं। कुल 32 प्रश्न बने हुए हैं। और सबसे नीचे देखिए कि नॉलेज बेस्ड में 3 मल्टीपल चॉइस बने हुए हैं, वेरी स्मॉल आंसर में 2 बने हुए हैं, स्मॉल आंसर में 4 बने हुए हैं। इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग में ये आपका पूरा एक ब्लूप्रिंट बना है। इससे आप बिल्कुल अपने क्वेश्चनर का नक्शा कह सकते हैं। जो अचीवमेंट टेस्ट आप बनाने जा रहे हैं ये उसका एक तरह से पूरा नक्शा है ना। इसी पर बेस करके आपको प्रश्न बनाना है। ये आपकी प्रायोरिटीज, आपके ऑब्जेक्टिव्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इस ब्लूप्रिंट में, आप देखें, है ना। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपने नॉलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है तो नॉलेज के क्वेश्चन ज्यादा बने होंगे। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपने एप्लीकेशन को ज्यादा फोकस किया था पढ़ाते समय तो उस टॉपिक में एप्लीकेशन के क्वेश्चंस ज्यादा बने होंगे, ठीक है। तो ये आपका ब्लूप्रिंट है जो आपके ऑब्जेक्टिव्स को रिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है आपका स्टेज 2। ये था, अभी तक हमने केवल प्लानिंग करी थी, अब हम एक्चुअल टूल कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं।
अब हमारे पास एक ब्लूप्रिंट, हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए, हमने टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिसाइड कर लिए, हमने अपने लेवल डोमेन्स और उसके लेवल डिसाइड कर लिए, और हमने सारा कंटेंट, सारे सोर्सेस से कंटेंट अपने सामने इकट्ठा कर लिया, हमने एक ब्लूप्रिंट बना लिया। नाउ द सेकेंड स्टेज इज हाउ टू प्रिपेयर टेस्ट आइटम्स। ठीक है, तो टेस्ट आइटम बनाते समय ये कुछ चीजें हैं, आप लोग सब इन सब से बहुत पहले से भी परिचित होंगे। मैं सिर्फ एक बार उसकी रीडिंग कर देती हूँ, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट बहुत है, इम्पोर्टेंट बहुत है, बट मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको ये सारी चीजें पता होंगी। प्रॉपर बैलेंस बिटवीन टाइप्स एंड फॉर्मेट्स, बैलेंस होना चाहिए। जैसे अभी हमने ब्लूप्रिंट में देखा, हमने मल्टीपल चॉइस भी लिए, हमने शॉर्ट आंसर भी लिए, हमने वेरी स्मॉल आंसर भी लिए, तो हमने बैलेंस बनाने की कोशिश करी। बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, आपके ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होना चाहिए। फुल कवरेज ऑफ द करिकुलर कंटेंट, है ना, कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। प्रिपेयरिंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस, आप जो इंस्ट्रक्शंस देंगे बच्चों को वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कई बार इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर नहीं होते, उसकी वजह से बच्चे उन प्रश्नों का सही जवाब नहीं दे पाते। डिटर्मिनिंग टाइम अलॉटेड फॉर द एंटायर टेस्ट, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने टाइम में वो टेस्ट खत्म हो जाएगा, वेदर टेस्ट इज मेंट फॉर हाफ एन आवर और इट इज मेंट फॉर 1 आवर। उसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस के नंबर, डिफिकल्टी लेवल, वो सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ेंगी। एंड देन इनकॉर्पोरेटिंग अ पूल ऑफ आइटम, अभी आप टेस्ट, हो सकता है आपने प्लान किया हो कि आप टेस्ट में 25 प्रश्न रखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक पूल तैयार करना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक तैयार करना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जब हम आइटम एनालिसिस करेंगे तो उसमें रिजेक्ट हो जाने वाले हैं। ठीक है, टेस्ट में इंक्लूड मोर देन 1 टाइप ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स शुड बी 3 टाइम्स मोर देन, ये लिखा है, इट्स नॉट नेसेसरी, आप डबल बना के भी कर सकते हैं। कई बार आप 1.5 गुना प्रश्न भी बनाते हैं। अगर आपने प्रश्न बनाते समय कुछ चीजों का ध्यान रखा है तो बहुत कम प्रश्न होते हैं जो आपके आइटम एनालिसिस में रिजेक्ट होते हैं। लेकिन अगर आपने बिना किसी प्लानिंग के बना लिए हैं तो आप समझ लीजिए, आप 4 गुना प्रश्न भी बना के रखेंगे तो भी हो सकता है उसमें आइटम एनालिसिस के बाद आपको 25-30 अच्छे प्रश्न ना मिल पाए, है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 3 टाइम्स या 4 टाइम्स ही होने चाहिए, अच्छे आइटम बनाए तो आप, लेकिन कुछ ज्यादा प्रश्न बनाने होंगे आपको। The item should be phrased so that the content rather than the form of statement will determine the answer, है ना। स्टेटमेंट जो बनाते हैं, फ्रेज जो बनाते हैं, वो कई बार डिस्ट्रैक्टिंग होता है। जो प्रश्न का जो स्टेटमेंट होता है वो डिस्ट्रैक्टिंग होता है, उसके कंटेंट पर आंसर बेस्ड होना चाहिए। स्टेटमेंट इतना घुमा फिरा के लिख दिया जाता है कि वो स्टेटमेंट को ही समझने में बच्चे का पूरा समय निकल जाता है, उसमें क्या पूछा जा रहा है वो उतना इंपॉर्टेंट बच्चे के लिए नहीं रह जाता। और कई बार हम लोग इस तरह के वर्ड यूज कर लेते हैं, मे, समटाइम्स, जनरली, इस तरह के वर्ड यूज करने से बचना चाहिए। फिर आंसर किसी तरह का जो स्टेटमेंट है वो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। एक ही तरह के आइटम एक साथ रखने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके टेस्ट में कुछ मल्टीपल चॉइस है, कुछ स्मॉल आंसर है और कुछ वेरी स्मॉल आंसर है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि पहले आपने एक चैप्टर का स्मॉल आंसर ले लिया, फिर उसी चैप्टर का मल्टीपल ले लिया, फिर दूसरे चैप्टर का स्मॉल आंसर ले लिया, फिर ना, आप जितने भी मल्टीपल चॉइस हैं वो पहले एक साथ ले आइए, चाहे वो किसी भी टॉपिक पर बेस्ड हो। फिर शॉर्ट आंसर्स को एक साथ लिख लीजिए, फिर वेरी शॉर्ट आंसर को। तो एक तरह के सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स शुड बी प्लेस्ड टुगेदर, ठीक है। फिर रेगुलर सीक्वेंसिंग अवॉइड करनी चाहिए, ये सीक्वेंसिंग अल्टरनेटिव्स की है। कई बार जब हम क्वेश्चन बनाने बैठते हैं तो बनाते बनाते हम हर चौथे अल्टरनेटिव को ही सही लिखते जाते हैं, या सबसे पहले हमें पता है राइट आंसर ये, तो उसको सबसे पहले लिख दिया और बाद में 3 डिस्ट्रैक्टर्स लिख दिए। फिर दूसरा आइटम बनाया, उसमें भी सबसे पहले राइट आंसर लिख दिया कि कहीं भूल ना जाए, और उसके बाद डिस्ट्रैक्टर लिख दिए। तो अनइंटेंशनली हमारे बनाए हुए प्रश्नों का हर पहला जो अल्टरनेटिव है वो सही उत्तर होता जाता है ना, या हर दूसरा या हर तीसरा।
ऐसी सीक्वेंसिंग को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शंस क्लियर होने चाहिए, हर प्रश्न के इक्वल मार्क्स होने चाहिए। अगर आइटम का नेचर सिमिलर है, अगर मल्टीपल चॉइस है तो जरूरी नहीं है कि शॉर्ट आंसर के और मल्टीपल चॉइस के मार्क्स इक्वल हो, नहीं, लेकिन मल्टीपल चॉइस अगर 10 है तो उन 10 के मार्क्स इक्वल होने चाहिए। शॉर्ट आंसर अगर 5 बनाए हैं तो उन 5 के नंबर इक्वल होने चाहिए, और प्रश्न ऐसे बनाए जिसमें किसी तरह के गेसवर्क का स्कोप नहीं होना चाहिए। ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं जो आप सब जानते हैं, ब्लूम्स ने दे रखे हैं, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में आपने इन सब के बारे में पढ़ा होगा। ये लिस्ट अपने सामने रखिए, ये आपको मदद करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव रख के आप प्रश्न बनाने जा रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा एक्शन वर्ड जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, आप उसको इसमें से देखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिस्ट आपको सबको अवेलेबल होती है। नेक्स्ट आता है आपका स्टेज 3। अब आपने प्रश्न बना लिए, प्रश्न उसकी भाषा आपने देख ली। रिव्यू में हम क्या करते हैं, रिव्यू में हम सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों की भाषा देखते हैं। हम ये देखते हैं कि जो किसी तरह का एम्बिग्विटी इंस्ट्रक्शंस में तो नहीं है, कोई कंटेंट मिसिंग तो नहीं है, कोई चैप्टर पूरी तरह से छूट तो नहीं गया है, कोई कंटेंट जो हम जानना चाह रहे थे, जो हमने ऑब्जेक्टिव वाइज हमने डोमेन को इम्पोर्टेंस दिया है, वो सही तरीके से हमारे आइटम्स में रिफ्लेक्ट हो पाया है या नहीं हो पाया है। रिव्यू के लिए कई बार हम एक्सपर्ट्स को देते हैं जो उसकी लैंग्वेज को देखकर, क्योंकि हमने अपना एक स्कोप भी पहले से बनाया हुआ है कि हमारे टेस्ट का ये स्कोप है, तो उस स्कोप को भी सामने रखकर वो लैंग्वेज को रिव्यू करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को रिव्यू करते हैं, कंटेंट का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये सारी चीजें देखकर आप सबसे पहले रिव्यू करते हैं कि जो आपका टेस्ट बन के तैयार हुआ वो कैसा है। फिर आप ट्राई आउट करते हैं। ट्राई आउट करते समय भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो सैंपल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर सुपरविजन। हम सोचते हैं ये तो ट्राई आउट के लिए है, क्लास में हमने टेस्ट बांट दिया और हम क्लास से बाहर निकल गए और बच्चे जो है वो आपस में एक दूसरे से पूछकर जवाब लिख दे रहे हैं। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ट्राई आउट में आप जिन बच्चों के ऊपर एडमिनिस्टर कर रहे हैं उन बच्चों को आप सेलेक्ट करने वाले, प्रमोट करने वाले नहीं है, वो आपके केवल ट्राई आउट के लिए सैंपल है। केवल ऐसा सोचकर उनको बिना सुपरविजन के छोड़ देना उचित नहीं है, क्योंकि उसमें जो आपके प्रश्नों के जवाब हैं वो उनके सही नॉलेज को, सही अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। वो एक दूसरे से पूछकर जवाब दे सकते हैं, तो प्रॉपर सुपरविजन। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है ट्राई आउट होना है, हम खुद नहीं जाते हैं, हमने वो प्रश्नावली किसी को पकड़ा दी कि इतने लोगों से डेटा कलेक्ट करके मुझे दे देना। हमें नहीं पता होता कि क्लास में बच्चों ने उसे कैसे किया है ना? कभी भी ऐसा नहीं करें, हमेशा खुद जाएं और किसी को भी कॉपी करने का, चीटिंग करने का, एक दूसरे से पूछने का, बातचीत करने का मौका ना दें, ताकि बच्चों के सही जवाब आपके सामने आए। ठीक है, फिर इंस्ट्रक्शंस क्लियर होने चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद हमारा स्टेज 3 का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है दैट इज आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस जो प्री ट्राई आउट है वो हम थोड़े बच्चों पे कर सकते हैं, और जब एक्चुअल ट्राई आउट करते हैं तो हमें एक बड़ा सैंपल चाहिए होता है। ये एक मैंने स्कोर का फॉर्मूला दिया है। कई बार हम स्कोर करते हैं तो अगर हमारे अचीवमेंट टेस्ट में मान लीजिए 100 क्वेश्चंस है, तो 100 में से अगर बच्चे ने 90 राइट किए हैं तो उसका आर, उसका जो राइट स्कोर है वही उसका स्कोर हो जाता है, टोटल स्कोर हो जाता है। तो हम S = R कह सकते हैं, है ना, S = R। लेकिन कई बार क्या होता है, हम जो रॉन्ग आंसर्स हैं वो भी बच्चे के लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, देखिए जो अचीवमेंट टेस्ट है वो हम ये तो देख ही रहे हैं कि किस बच्चे ने कितना सीखा, कितना लर्न किया, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख पाते हैं कि कहाँ पर बच्चों से को अंडरस्टैंड करने में कमी रह गई है, कहाँ पर उनको अभी और अधिक मास्टर करने की जरूरत है। तो बच्चों के जो रॉन्ग रिस्पॉन्स है ना, वो भी आपको मैसेज देते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जहां पर बच्चों के रिस्पॉन्स रॉन्ग है।
तो ये जो रॉन्ग रिस्पॉन्स है वो उनकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज, इन सबको रिफ्लेक्ट करता है। तो जो एक्चुअल आर स्कोर है, एक्चुअल राइट स्कोर है, वो उनके अचीवमेंट को नहीं बताता, बल्कि रॉन्ग भी कहीं ना कहीं उसकी कमियों को बता रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर रॉन्ग स्कोर को, जिसे आप नेगेटिव मार्किंग कहते हैं ना, एवरी रॉन्ग स्कोर डिवाइडेड बाय n-1, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स -1, हम आर में से माइनस कर देते हैं, तो हमें एक्चुअल स्कोर, एक्चुअल जो अचीवमेंट है बच्चे का, वो पता चल जाता है। आइटम एनालिसिस कैसे करते हैं? आइटम एनालिसिस इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द आइटम, टेस्टिंग द सिंगल इंडिविजुअल आइटम। पूरे टेस्ट की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है एक एक आइटम। जैसे पूरे घर की मजबूती एक एक ईंट की मजबूती पर डिपेंड करेगी ना। अगर आपने ईंटें ही कमजोर ली हैं तो आपकी बिल्डिंग कमजोर हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से एक एक टेस्ट आइटम जो आपने बनाया है उसका मजबूत होना या उसका वैलिड होना, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना बहुत जरूरी होता है। तो आइटम एनालिसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके रिस्पॉन्स को, उनके एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल आइटम के लिए उनके रिस्पॉन्स को देखते हैं, ये जानने के लिए कि उस आइटम की क्वालिटी एज अ होल कैसी है, और मतलब उस टेस्ट की क्वालिटी कैसी है। आइटम की क्वालिटी पता चलती है और उस हिसाब से हम उस पूरे टेस्ट की क्वालिटी के बारे में जान सकते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि हम जो डिफेक्टिव आइटम्स हैं उनके बारे में पता चल जाता है, कैसे हम उस टेस्ट को और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम इवैल्यूएशन प्रोसीजर को और इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें वो पता चल जाता है कि वो कौन कौन से आइटम्स हैं जिन पर बच्चों ने गलत जवाब दिए। तो हमें पता चलता है वो आइटम किस कंटेंट पर बेस्ड था। इसका मतलब वो कंटेंट अभी भी बच्चों ने ठीक से नहीं सीखा है। तो हम उस कंटेंट के बारे में जान पाते हैं जो अभी बच्चे नहीं सीख पाए हैं, और हम उस कंटेंट को पढ़ाने के लिए अपने प्लान को, अपने तरीकों को फिर से रिवाइज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, या बच्चों को उस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर सकते हैं जिन एरिया में, जिन प्रश्नों को बच्चों ने सही तरीके से हल नहीं किया है। ठीक है, आइटम एनालिसिस, आइटम अप्रूव हो जाता है, जो एम्बिगुअस आइटम है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, आइटम फ्रेमिंग की स्किल बढ़ जाती है। आप एक आइटम को एक बार बनाते हैं, फिर वो एलिमिनेट होता है, फिर आप उसको दोबारा रिफ्रेम करते हैं, तीसरी बार रिफ्रेम करते हैं, तो वो बहुत स्पेसिफिक, प्रिसाइज होता जाता है। आइटम फ्रेमिंग की स्किल बढ़ती है। इसी तरह से वो कोर्स एरिया क्या है, वो ये पॉइंट आ चुका है ऑलरेडी कि कौन सा कंटेंट है, कोर्स एरिया है, जिस पर अभी ज्यादा इंफेसिस की, क्लैरिटी की जरूरत है। आइटम एनालिसिस के दो हिस्से होते हैं, आइटम डिफिकल्टी और आइटम डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहले लेंगे आइटम डिफिकल्टी। Item difficulty is simply the percentage of students who answer an item correctly, है ना? Suppose if most students answered an item correctly, then the item was an easy one. If most students answered an item incorrectly, then it should have been a difficult one. The higher the value of difficulty index, the easier the item. मान लीजिए एक कोई प्रश्न आपने बनाया और सारे लोगों ने उसको सॉल्व कर दिया, तो इसका मतलब वो बहुत इजी रहा। और अगर कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया तो वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आइटम रहा। तो कितने परसेंट उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, वही उस आइटम की डिफिकल्टी वैल्यू कहलाती है। मान लीजिए 101 प्रश्न है और उस प्रश्न को 30 में से 20 लोगों ने सॉल्व कर लिया है, या 100 में से 80 लोगों ने सॉल्व कर लिया है, तो 80 जो है वो उसकी डिफिकल्टी वैल्यू होगी। ठीक है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग कहते हैं, या आप भी सोच रहे होंगे कि 100 में से 80 ने कर लिया तो ये उसकी डिफिकल्टी वैल्यू कैसे हुई? ये तो एक तरह से वो तो इजी हुआ ना। तो कई बार इसी जो डिफिकल्टी इंडेक्स को हम इंडेक्स ऑफ इजीनेस भी कहते हैं।
इसीलिए डिफिकल्टी इंडेक्स में जब हम क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं तो इसका सिलेक्शन जो है वो ऑपोजिट होता है. हायर द डिफिकल्टी इंडेक्स, लेस विल बी द चांसेस ऑफ दैट आइटम टू गेट सेलेक्टेड, है ना. मान लीजिए एक कोई प्रश्न है, 100 में से 100 लोग हल कर देते हैं, तो उसका डिफिकल्टी इंडेक्स जो है वो, डिफिकल्टी कहा जाए तो उस 0 होती है. अगर कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया तो 0, और सबने सॉल्व कर दिया तो 100. लेकिन यहाँ पर जब हम क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, इसीलिए ये कंफ्यूजन रहता है इसमें कि इसको डिफिकल्टी इंडेक्स कहा जाए या इंडेक्स ऑफ इजीनेस कहा जाए, है ना. लेकिन होता यही है, इसको या तो हम 0 से 100 तक या 0 से 1 तक मान सकते हैं अगर हम डेसिमल में लेते हैं. तो जितना ज्यादा डिफिकल्टी वैल्यू होती है उतना ही उस क्वेश्चन के सिलेक्शन के चांसेस कम होते जाते हैं, क्योंकि वो उतना ही इजी माना जाएगा. तो बहुत इजी क्वेश्चन अगर होगा तो हमारे लिए अगर एक कोई प्रश्न 100 में से 100 बच्चे उसको सॉल्व कर दे रहे हैं तो हमारा पर्पस पूरा नहीं होता. हमने कहीं ना कहीं बच्चों को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए किया है. हमने बच्चों को 2 ग्रुप में बांटने के लिए कहा. अब सबने हल कर लिया तो हम किसको ए ग्रुप में डालें, किसको बी में डालें. हमने फेलोशिप के लिए देने को कहा. सारे बच्चों ने हल कर लिया तो हम किसको स्कॉलरशिप दें, किसको ना दें. ठीक है ना. तो ऐसे क्वेश्चन जो बहुत इजी होते हैं वो सेलेक्ट नहीं किए जाते. ठीक है. तो आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स जो है वो 0 से 100 तक हो सकता है. बहुत जगह आपको ये 0 से 1 तक भी मिलता है, लेकिन वहां पर इसकी वैल्यूज जो है वो डेसिमल में लिखी होती है. तो बात वही है, डेसिमल में वैल्यूज को आप डेसिमल हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका रेंज आपका 0 से 100 तक आ जाएगा. डिफिकल्टी वैल्यू को 2 तरीके से नापा जा सकता है, मेथड ऑफ जजमेंट और एम्पिरिकल मेथड. मेथड ऑफ जजमेंट में केवल एक्सपर्ट ओपिनियन होती है. कई बार हम लोग क्या करते हैं, जब हम कोई प्रश्न बनाना शुरू करते हैं तो हमारे सामने हमारे अपने रिसर्च स्कॉलर्स बैठे होते हैं. हम उनसे पूछ लेते हैं, अच्छा तुम ये बताओ इसका क्या जवाब है. मुझे पता है वो लड़की इंटेलिजेंट है, अगर या एवरेज इंटेलिजेंस की है. अगर जवाब आ गया तो मैं समझ जाती हूँ कि अगर इसने जवाब दे दिया है तो क्लास में सारे बच्चे, एवरेज इंटेलिजेंस वाले बच्चे इसका जवाब दे देंगे, है ना. और कई बार मैं पूछती हूँ और वो नहीं बता पाती, नहीं मैम ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मुझे नहीं पता. तो मैं समझ पाती हूँ कि ये प्रश्न जो है अगर मैं पूछूंगी तो केवल इंटेलिजेंट लोग ही इसको जवाब दे पाएंगे, तो ये सेलेक्ट किया जा सकता है. तो हम जब प्रश्न बनाते हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल टिप्स है. उसी समय हमारे पास अगर वो सैंपल जिसके ऊपर हमें उस टेस्ट को लागू करना है, उस सैंपल के कुछ लोग आसपास, अगर आपके आस पड़ोस में, क्लास में, स्कूल में, नेबरहुड में रहते हैं, आप उनसे इनफॉर्मली वो प्रश्न पूछ के देखें और देखिए 10 में से 10 लोगों से पूछा, कितने लोगों ने उसका जवाब दे दिया. आपको वहीं पर उसका डिफिकल्टी लेवल पता चल जाएगा और आप उस क्वेश्चन को उसी समय अपने टूल में या तो शामिल कर सकते हैं या हटा सकते हैं. अगर सबने जवाब दे दिया तो आप उसको हटा दीजिए, क्योंकि जब आप बाद में उसे एम्पिरिकली टेस्ट करने चलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हट ही जाना है. स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के बेसिस पर वो हट ही जाएगा. तो हम, इसीलिए मैंने पहले कहा था कि प्रश्न बनाते समय आपको बहुत ध्यान रखना है. आप ये सारे काम करके अच्छे प्रश्न बनाएंगे तो हो सकता है 50 में से 40 अच्छे प्रश्न आपको मिल जाए. लेकिन अगर आप बनाते समय ही ध्यान नहीं रखेंगे तो 100 में से भी 20 अच्छे प्रश्न ढूंढ पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. तो जब आप बना रहे हैं क्वेश्चन, उसी समय आप उस पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए उस पॉपुलेशन के 1-2 लोग जो आपके आसपास हों, उनसे प्रश्न पूछते चलिए. देखो ये मैं प्रश्न बना रही हूँ, ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या पूछ रही हूँ. अगर वो कहती है हाँ हाँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब आपके इंस्ट्रक्शंस क्लियर है. ठीक है. तो आगे गलती नहीं होगी. तो जजमेंट जो है वो आप एक्सपर्ट ओपिनियन पे कर सकते हैं. जिस भी सब्जेक्ट का आप अचीवमेंट टेस्ट बना रहे हैं, उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को आप दे सकते हैं. वो उस टेस्ट को पूरा, उसके आइटम्स को देखकर बता सकता है कि कौन से प्रश्न बहुत मुश्किल हैं, कौन से प्रश्न इजी हैं, क्योंकि वो उस क्लास को, उस कंटेंट को पढ़ाता है, तो उसके लिए ये बताना आसान होगा. ठीक है. फिर आप आइटम्स को डिफिकल्टी लेवल में अरेंज कर सकते हैं. डिफिकल्टी हमें इससे भी पता चलती है कि किसी भी आइटम को सॉल्व करने के लिए बच्चे ने कितना समय लिया. अगर वो किसी प्रश्न को सॉल्व करने में ज्यादातर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, इसका मतलब वो प्रश्न डिफिकल्ट है.
है ना। ये एक जजमेंट है, ये हमारा अपना ऑब्जर्वेशन है, ये हम एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकते हैं, ये हम खुद से, अगर हम खुद टीचर हैं और वही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसी क्लास को पढ़ाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि उसकी डिफिकल्टी वैल्यू कितनी है, कितना डिफिकल्ट टेस्ट बनाया है आप। फिर आता है एम्पिरिकल। एम्पिरिकल मेथड आपका स्टैटिस्टिकल मेथड है। इसमें आप एक डिफिकल्टी इंडेक्स बनाते हैं और ये पूरे जो टोटल रिस्पांस पर बेस भी हो सकता है। मान लीजिए आपने 100 बच्चों के ऊपर किया है, तो 100 के 100 बच्चों के रिस्पांस को भी आप आधार बना सकते हैं। और ये थोड़े से पोर्शन ऑफ एग्जामिनीज पर भी हो सकता है कि मान लीजिए आपने 100 बच्चों पे किया है, तो हो सकता है उसमें से आप केवल 20 बच्चों के रिस्पांस को लेकर उसकी एनालिसिस कर डालें, है ना। पर वो 20 हम रेंडमली नहीं सिलेक्ट करते हैं, आप जानते हैं वो 20 सेलेक्ट करने के लिए आपको जो आपके एग्जामिनीज है उनके स्कोर्स के आधार पर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, और फिर टॉप स्कोरर और लोअर बॉटम स्कोरर्स को सेलेक्ट करके 2 ग्रुप लेने पड़ते हैं, तब आप उसके बीच में उनकी डिफिकल्टी वैल्यू जान सकते हैं। ये आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स है। It can be defined as the percentage or proportion of test takers who correctly answer the items. P से डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ एग्जामिनीज करेक्टली आंसरिंग द आइटम। मान लीजिए आपने 20 आइटम बनाए हैं, तो सबसे पहले आप पहले आइटम की देख रहे हैं और आपने 30 बच्चों के ऊपर किया है ना, 30 बच्चों के ऊपर वो किया है, तो पहले आइटम में उन 30 में से कितने बच्चों ने उस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, डिवाइडेड बाय 30, 30 के 30, ठीक है। तो वही जो रेशो आएगा ये आपका होगा इंडेक्स, डिफिकल्टी इंडेक्स। नीचे एग्जांपल दिया है, 30 स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स गेट द आइटम करेक्ट एंड 10 आर इनकरेक्ट, द आइटम डिफिकल्टी विल बी 20 डिवाइडेड बाय 30, है ना। प्रपोर्शन ऑफ टेस्ट टेकर्स 20 डिवाइडेड बाय 30, तो 0.67 यहाँ पर डेसिमल में लिया है, आप इसको 0 से 100 वाली रेंज में रखेंगे तो ये 67 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका डिफिकल्टी इंडेक्स होगा। मान लीजिए 30 में से 15 ने सही किया है, तो 15 डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा और आपका डिफिकल्टी इंडेक्स आ जाएगा 0.5, 0.5 या 50%। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल हटाने के लिए तो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफिकल्टी इंडेक्स है कि टोटल स्टूडेंट्स में जितने जिनके ऊपर आपने, और ये आपको एक एक आइटम का अलग अलग निकालना पड़ता है। पहले आइटम में कितने लोगों ने सही जवाब दिए, उसको आपने टोटल नंबर से डिवाइड किया, उसकी डिफिकल्टी वैल्यू निकली, फिर दूसरे आइटम की, फिर तीसरे आइटम की, इस तरह से सारे आइटम की डिफिकल्टी वैल्यू आप निकाल लेते हैं। फिर मैंने अभी बताया था कि कई बार गेस वर्क होता है ना। गेस वर्क होता है तो आप क्या करते हैं, गेस वर्क वहां होता है, मान लीजिए आपने मल्टीपल चॉइस आइटम बनाए, किसी भी प्रश्न में बच्चे को एक तो या तो सही जवाब आता है, आपका सी ऑप्शन सही है, सही जवाब आता है तो उसने सी पर टिक कर दिया। लेकिन बहुत से बच्चे हो सकते हैं जिन्हें कोई जवाब नहीं आता और उसमें उन्होंने गेस वर्क मारा और सी पर टिक कर दिया। तो 100 में से बहुत सारे बच्चों की ऐसे, या जितने पर भी आपने अप्लाई किया है टेस्ट, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो बच्चों का जो जवाब है वो सही उन्हें मालूम ना हो, वो उन्होंने गेस वर्क किया हो। तो उस गेस वर्क की पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो के है वो नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स बताता है कि सॉल्यूशन की तरह कितने अल्टरनेटिव आपने दिए हैं। अगर आपके प्रश्न में यस नो टाइप का क्वेश्चन है तो आपने 2 अल्टरनेटिव दिए हैं, यस या नो। मल्टीपल चॉइस है तो मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन भी हो सकते हैं, 6 ऑप्शन भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और कभी कभी 3 ऑप्शन भी होते हैं, ठीक है। तो वो कितने ऑप्शन है वो आपके फॉर्मूले में के से दिखाए गए हैं। जब ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं तो वो जो गेस वर्क की पॉसिबिलिटी होती है वो रिमूव हो जाती है, या स्टेटिस्टिकली रिमूव हो जाती है। हम गेस वर्क की पॉसिबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी को एलिमिनेट कर देते हैं इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने जो आपने टेस्ट दिया
हालांकि मैंने ये बताया कि जब आप टेस्ट को अप्लाई एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं ट्राई आउट के लिए, तो आपको टाइम लिमिट नहीं रखनी चाहिए बच्चों के सामने। उन्हें कहना चाहिए कि वो सारे प्रश्नों को हल करें। लेकिन कई बार कुछ बच्चे बहुत ज्यादा टाइम लेते रहते हैं, और जब आप पूरा समय खत्म होने के बाद भी बुकलेट कलेक्ट कर लेते हैं, उनसे टेस्ट कलेक्ट कर लेते हैं, और आप पाते हैं कि उसमें से बहुत सारे प्रश्न बच्चों ने नहीं अटेम्प्ट किए। तो नहीं अटेम्प्ट किए के दो रीजन हो सकते हैं। या तो वो प्रश्न उन्हें आते नहीं थे, या वो प्रश्न के लिए समय नहीं बचा, है ना। तो आपको देखना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न किसी बच्चे ने 1 से 15 तक प्रश्न किए, फिर उसने 16वां 17वां प्रश्न नहीं अटेम्प्ट किया, फिर उसने 18 से 45 तक किए, और फिर उसने बाद उसने 46 से 50 तक के प्रश्न नहीं हल किए। तो अब इसमें हम अंदाज लगा सकते हैं कि वो जो 16वां 17वां बीच में उसने छोड़ा है, वो उसे नहीं आता था, वो उसके लिए डिफिकल्ट था, और उसने गेस वर्क नहीं किया, उसने उनको अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया। लेकिन 45 से लेकर 50 तक जो प्रश्न छूटे हैं, हो सकता है वो समय की कमी की वजह से छूट गए। इस तरह के केसेस में ये एक फॉर्मूला होता है, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है, जिसमें आप एनआर जो है वो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, कितने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं उनको भी हम कंसीडर करते हैं, और फिर उस हिसाब से हम उस आइटम की डिफिकल्टी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये कुछ कैट्स ने एक क्राइटेरिया दिया है कि जिस तरह के प्रश्न हो उसमें हमें किस तरह की कितनी डिफिकल्टी लेवल को सेलेक्ट कर सकते हैं हम। तो उनका कहना है कि अगर प्रश्न आपका लॉन्ग आंसर टाइप है तो उसकी डिफिकल्टी वैल्यू 50% होनी चाहिए। अगर आपके मल्टीपल चॉइस है और उसमें आपने 5 अल्टरनेटिव दिए हैं, तो किसी भी क्वेश्चंस को, किसी भी आइटम को सेलेक्ट होने के लिए जरूरी है कि उस आइटम की डिफिकल्टी लेवल 60% हो। प्रोबेबिलिटी, गेस वर्क की प्रोबेबिलिटी, गेस वर्क में आंसर के करेक्ट हो जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है अगर अल्टरनेटिव्स बढ़ते जाते हैं। अगर आपका क्वेश्चन यस नो टाइप का है, आपको नहीं आता, आपने गेस वर्क किया, 50% चांसेस है कि वो सही हो जाए। लेकिन अगर एक क्वेश्चन है जिसमें 5 अल्टरनेटिव है, आपको नहीं आता, आपने गेस वर्क किया, केवल 20% चांसेस होंगे कि वो आंसर सही हो जाए, है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये डिफिकल्टी लेवल, गेस वर्क को ध्यान में रखते हुए डिफिकल्टी लेवल सजेस्ट किए गए हैं कि आप ये डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने फाइनल अचीवमेंट टेस्ट के लिए। ये डिफिकल्टी लेवल आमतौर पे जो इंडेक्स बनता है वो ये है, आप इसको 0 से 1 तक देख रहे हैं, इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 से 100 तक हो जाएगा, जिसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी 0.81 से 1 तक है, या 81 से 100 तक कहें, 81 से 100 तक है, इसका मतलब उस प्रश्न को 80 से 100% लोगों ने सही हल कर दिया है, वो प्रश्न बहुत इजी माना जाएगा। यहाँ पर हमारा सिलेक्शन उल्टा होता है, जो बहुत इजी है, हायर इंडेक्स रेंज में जो हायर रेंज पर है वो उसकी डिफिकल्टी हाई नहीं है, वो बहुत इजी है, उसको हमें सेलेक्ट नहीं करना है ना। हमें सेलेक्ट करने हैं वो जो डिफिकल्ट है या जो एवरेज डिफिकल्टी के है। ठीक है, बहुत इजी सेलेक्ट नहीं करना है। तो ये एक तरह से रिवर्स होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं ये। डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स वो है, डिस्क्रिमिनेशन जब हम किसी भी क्वेश्चन को, हमारा पर्पस होता है कि हम जो बच्चा सीख चुके हैं और जो नहीं सीख पाए हैं उनमें डिस्क्रिमिनेट कर पाए, जो गुड परफॉर्मर है और जो पुअर परफॉर्मर है उनमें अंतर कर पाए। तो हर आइटम में डिस्क्रिमिनेशन भी होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन पावर भी होनी चाहिए, और इसको हम न्यूमेरिकल टर्म में +1 से -1 तक करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल कोरिलेशन देखते हैं हम इसमें। डिस्क्रिमिनेशन कई तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन और जीरो डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली ये बताता है कि जो किसी भी उस क्वेश्चन को हम ये देखते हैं कि जो हम पूरे ग्रुप को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, वो जो टॉप परफॉर्मर रहे हैं और वो जो पुअर परफॉर्मर रहे हैं। 27% एक आइडियल नंबर होता है, वैसे आप कोई भी परसेंटेज ले सकते हैं, और फिर उसके हिसाब से हम देखते हैं कि उसमें से कितने जो गुड परफॉर्मर थे उनकी
उस पर्टिकुलर टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसी है, उन्होंने उसको सही किया है या गलत किया है, और जो पुअर परफॉर्मर है उन्होंने कैसा किया है। ये कोरिलेशन, दोनों के बीच में कोरिलेशन जो है वो होना चाहिए। जो अपर ग्रुप है, गुड परफॉर्मर है, वो किसी भी आइटम को अगर सही कर रहे हैं और लोअर परफॉर्मर गलत कर रहे हैं, तो ये उसकी डिस्क्रिमिनेशन पावर बताता है कि इस क्वेश्चन की डिस्क्रिमिनेशन पावर बहुत अच्छी है। ठीक है। और अगर कोई एक आइटम ऐसा है जिसमें अपर वाला भी उतनी ही अच्छी तरह कर रहा है और लोअर ग्रुप भी उसको अच्छे से कर ले रहा है, तो वो जो है वो आपका अच्छा आइटम डिस्क्रिमिनेटिंग नहीं माना जाएगा। तो जो भी हम फाइनल क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो स्मॉल ग्रुप या लार्ज ग्रुप में हम डिस्क्रिमिनेशन पावर को कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये सारे लेवल्स हैं डिस्क्रिमिनेशन के। इसमें हायर द वैल्यू, ये डिफिकल्टी से अपोजिट होता है। इसमें हायर वैल्यू होने पर गुड आइटम माना जाएगा, जबकि डिफिकल्टी में हायर वैल्यू होने पर इजी आइटम या पुअर आइटम माना जाता है। तो ये एक तरह से हमारी आइटम एनालिसिस है, जिसके बेसिस पर हम फाइनल क्वेश्चंस जो है, आइटम जो है वो सेलेक्ट करते हैं। मॉडरेट डिफिकल्टी और हायर डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू वाले आइटम को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम उस टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करते हैं। रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका वो एक अच्छा अचीवमेंट टेस्ट तैयार होता है, और अब आप अपने पर्पस को, अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उस टेस्ट को अपना जो एक्चुअल आपका सैंपल है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये मैंने मोटे तौर पर बताने की कोशिश करी, और थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, उसका जो मेन पार्ट था वो भी रह गया। आज मैम ने बहुत ही उत्तम रीत्या हम सबका मार्गदर्शन किया।